everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi, I'm going to explain you the worksheet 63 subject science and class 9th, and the topic is gravitation. And in gravitation we are going to discuss today about motion of object under the influence of gravitational force. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन में क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट लाता है. तो ज्ञान आस्क्ड द क्वेश्चन, कैन यू टेल मी इफ आई ड्रॉप अ बॉल ऑफ आयरन एंड अनदर बॉल ऑफ प्लास्टिक एट द सेम साइज इन वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल फॉल एंड रीच इन द ग्राउंड फर्स्ट. एक क्वेश्चन ज्ञान पूछता है कि अगर हम वैक्यूम में, जहाँ वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर नहीं होता, अगर हम आयरन बॉल और अनदर कोई बॉल है, एक आयरन बॉल है एक नॉर्मल बॉल है, उसको प्लास्टिक का जो सेम साइज़ का बॉल है अगर हम ऊपर से नीचे गिराए तो कौन सा ग्राउंड पे पहले पहुँचेगा. द मास ऑफ द प्लास्टिक बॉल इज लेस दैन द मास ऑफ द आयरन बॉल. यू नो दैट जो प्लास्टिक बॉल होता है वो आयरन बॉल से उसका मास हल्का होता है, तो इसीलिए आयरन बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. तो आयरन बॉल जो है ग्राउंड पे पहले होगा. एज वी नोट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स. हम सबको पता है हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, वो अट्रैक्ट होते हैं अर्थ के थ्रू. किस फोर्स के थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं. टू विच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is produce the acceleration due to gravity to which acceleration due to gravity is produced, जिससे कि acceleration प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के कारण. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. देयरफॉर वैक्यूम नॉट ओनली देयर इन वैक्यूम नॉट ओनली दीज टू बॉल बट ऑल द फॉल विल सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड और सेम टाइम. इसीलिए जो ये बोला गया कि जवाब दिया गया कि मास ऑफ बॉल फर्स्ट है, तो वैक्यूम की अगर बात किया जाए तो देयर फॉर इन वैक्यूम नॉट ओनली दीज टू बॉल बट जितने भी बॉल हैं जो सेम रेट्स के होंगे एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे. ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन. लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो एक्टिविटी विद अ फेदर एंड अ स्टोन. अगर आप एक फेदर लो, फेदर किसी भी बर्ड्स का पर है ना, किसी फेदर को या स्टोन को लेते हैं एंड वी ऑब्जर्व दैट फेदर रीच द ग्राउंड लिटिल लेटर, और दोनों को एक साथ अगर हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आप देखोगे स्टोन पहले ज़मीन को टच करता है जबकि फेदर थोड़ा टाइम लेता है दैन द स्टोन. दिस डिपेंड अपॉन बिकॉज द एयर ऑफ रेजिस्टेंस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है, वैक्यूम में एयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए दोनों एक साथ पहुंचेंगे. लेकिन एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है तो वो रेजिस्ट करता है फॉल को. ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफर बाय एयर टू द फेदर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन. और जो एयर फेदर को रेजिस्टेंस दे रहा है, जो उसको रोक रहा है, वो ज़्यादा होता है रेदर दैन द स्टोन. ठीक है, तो ड्यू टू विच द फॉलिंग ऑफ स्पीड ऑफ फेदर इज स्लोअर दैन द स्टोन. इससे क्या होता है, फेदर का जो फॉलिंग स्पीड होता है वो स्लो होता है दैन स्टोन, इसीलिए स्टोन पहले पहुंचता है. बट इफ़ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटीज़ वैक्यूम, लेकिन अगर सेम चीज़ को हम वैक्यूम में कंडीशन में करें, वैक्यूम कंडीशन मतलब जहाँ एयर नहीं होता, तो ऑल द ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करेगा और विद द सेम रेट ऑफ वेलोसिटी के साथ फॉल करेगा. और एक्सीलरेशन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं, एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. क्लियर? नियर द अर्थ सरफेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अब हम बात करते हैं कि व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड नियर द जब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ मोशन के 3 आपके इक्वेशंस हैं. पहला है नियर द अर्थ सरफेस, जब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज द ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर विद द कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस के पास जो है जी जो है, सो द वैल्यू ऑफ जी कंसिडर कांस्टेंट होता है. देयरफॉर ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्सीलरेशन आपका ए होता है, कैन बी रिप्लेस बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से रिप्लेस हो जाता है. और जो मोशन के 3 इक्वेशन है जहाँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस, क्या था मोशन की 3 इक्वेशन अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs होता है.
ठीक है, या 2gs इज इक्वल्स टू u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2gs होता है। ठीक है, अगर यहीं 2as, अभी अब as की बात की, यहीं पर अगर हम a की जगह g कर दें, ठीक है, a की जगह g पुट कर दे तो आपका v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी हो गया। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को फ्री फॉल करते हैं नीचे की तरफ, s इज इक्वल्स टू आपका हो गया u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन कन्वर्ट हो जाता है आपके g में, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, जहाँ पर v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, t इज योर टाइम एंड s इज योर डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, इस तरह से मोशन के तीनों इक्वेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की जगह जी पुट कर देते हैं। फाइन, अब क्या है कि व्हेन द स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, अब इसी थ्रोन को जब हम नीचे की तरफ स्टोन गिराते हैं तो जी हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसी स्टोन को जब हम ऊपर की तरफ गिराते हैं तो हमारा जी माइनस होता है। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन टू बी अ नेगेटिव because it is against the direction of gravitation force. When the stone falls down, then the g is taken to positive because it is a direction gravitational force. Of course, जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ फेंकते हो तो डेफिनेटली वो आपके क्या होगा, रिपल करे, वो आपको अगेंस्ट माइनस जी का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल किया जाता है तो जी आपका पॉजिटिव होता है, और अगर किसी स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉप किया जाता है तो जी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, लेट अस चेक इस ऑफ सम क्वेश्चंस ड्यू टू सम क्वेश्चन ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नेल, हम एक कागज के टुकड़े और एक कील को, आयरन नेल मतलब लोहे की कील को ऊपर से सेम हाइट पर नीचे फेंकते हैं वैक्यूम में, तो देन विच ऑब्जेक्ट रीच टू द ग्राउंड फर्स्ट, एक्सप्लेन। तो डेफिनेटली अभी हमने पढ़ा कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो सबसे पहले आपका जो है दोनों इनफैक्ट एक साथ नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में जब एयर ही नहीं है तो कोई रेजिस्ट नहीं होगा, और दोनों एक सेम टाइम पर जो है नीचे पहुंचेंगे। फाइन, दे विल बी रीच टुगेदर बिकॉज देयर इज नो एयर टू रेजिस्ट द थिंग्स ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज वाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से टेकन माइनस जी फॉर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। अभी हमने पढ़ा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस हैपेंड बिकॉज it is against the direction of gravitational force, therefore g is taken to be minus g when it is thrown upward. Clear? Let's take the third question. Why object reach the ground at a different interval at the time when they are dropped from the same height at the same time in the normal condition? Normal condition में क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग समय पर जो है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंकने पर अलग अलग समय पर पहुंचता है? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द एयर बिकॉज इन अ नॉर्मल कंडीशन द रेजिस्टेंस इज ऑफर बाय द एयर। तो जब रेजिस्टेंस ऑफर होता है एयर में तो क्या होता है, तो फॉलिंग स्पीड जो है वो अपने आप जो है, जिस पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका फॉलिंग स्पीड इट विल बी लो, एंड जिसका रेजिस्टेंस कम होगा एयर का, उसका फॉलिंग स्पीड ज़्यादा होगा और वो पहले पहुंच जाएगा। गॉट इट? Now the last question is that write the three equation of motion by replacing A with the acceleration due to gravitation. मतलब जहाँ जहाँ A है वहाँ G पुट करना है ये, तो उसको आपको V is equals to U plus GT, S is equals to UT plus half GT square and 2GS is equals to V square minus U square। ये आपके U की A की जगह G पुट करने से ये तीन आपका मोशन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, so this was all about today's this worksheet. Hope you have understood. Kindly keep sharing and keep watching. Thank you.